नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी अहम खबरों की बात, साथ ही होगी कवर स्टोरी पर चर्चा, जिसमें जानेंगे राज्यसभा में पीएम ने क्या कहा आज। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। किसान आंदोलन पर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, कहा सुधारों को मौका देना चाहिए, किसान आंदोलन खत्म करें, बातचीत के रास्ते खुले। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर आपदा में 15 लोगों की मौत, 153 अब भी लापता, तपोवन की सुरंग में रेस्क्यू जारी। यूपी के बदायूं जिले के सहसवान तहसील में बीएसपी नेता ने की आत्महत्या, एसडीएम और कानूनगो की बदजुबानी से था परेशान, कानूनगो सस्पेंड। इन खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। आज कवर स्टोरी में होगी पीएम मोदी की बात। राज्यसभा में पीएम ने क्या कहा आज। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी। क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि हमें तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम। राजनीति और राष्ट्र नीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई। जो भी बताया गया वो आंदोलन को लेकर बताया गया, लेकिन मूल बात पर चर्चा नहीं हुई। चुनौतियां है, अगर चुनौतियां न होती ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। दुनिया का समृद्ध में समृद्ध जल, उसको भी चुनौतियां होती है। उसकी चुनौती अलग प्रकार की होगी, हमारी चुनौती अलग प्रकार की है। लेकिन तय हमें यह करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं कि हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। बस ये पतली सी रेखा है। अगर हम समस्या का हिस्सा बने तो राजनीति तो चल जाएगी, लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं तो राष्ट्र नीति को 4 चांद लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने सरकार के प्रयासों की सराहना की, साथ ही उन्होंने सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस पूरी चर्चा को एक गांभीर्य दिया और उन्होंने सरकार के जो अच्छे प्रयास है उसकी सराहना भी की, क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन भर, और उन्होंने इस सरकार के प्रयासों की सराहना भी की और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिए। मैं आदरणीय देवेगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के कथन को सदन में पढ़ा। किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 से 4 बीघे जमीन है। ये कितनी भी मेहनत कर लें, अपनी जमीन पर इनकी गुजर नहीं हो सकती। आदरणीय सभापति जी, खेती की मूलभूत समस्या क्या है, उसकी जड़ें कहां है, मैं आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो चौधरी साहब की विरासत संभालने का गर्व करते हैं, वो जरूर इस बात को समझने का शायद प्रयास करेंगे। वो अक्सर 1970-71 जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषण में हमेशा आता था और उल्लेख करते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर
ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे, अपनी छोटी सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वक्त में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है वो 68% किसान हैं। 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। हमें अपनी योजनाओं के केंद्र में 12 करोड़ किसानों को रखना होगा। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। हमें जवाब को ढूंढना होगा। हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा, तब जाकर के हम इन कर सकते हैं। छोटे किसानों के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या? अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे तो ध्यान आएगा। मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमने सचमुच में हम सब ने सोचने की आवश्यकता है। जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी। अब वो किसान का कार्यक्रम है कि वोट का कार्यक्रम है, वो तो हिंदुस्तान में हर कोई भली भांति जानता है। लेकिन जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्ज माफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है। छोटा किसान का बेचारा बैंक में खाता नहीं, वो कार लोन लेने जाएगा। हमने छोटे किसान के लिए नहीं किया, भले ही हमने राजनीति कर ली हो। 1-2 एकड़ जमीन वाले किसान जिसके पास बैंक का खाता भी नहीं है, न वो कर्ज लेता है, न कर्ज माफी का फायदा उसको मिलता है। उसी प्रकार से पहले की फसल बीमा योजना क्या थी? एक प्रकार से वो बीमा जो बैंक गारंटी के रूप में काम करता था, और वो भी छोटे किसान के लिए तो नसीब ही नहीं होता था। वो भी उन्हीं किसानों के लिए होता था जो बैंक से लोन लेता था और उसका इंश्योरेंस होता था, तो बैंक वालों को भी एक विश्वास हो जाता था, चल जाता था। आज 2 हेक्टेयर से कम कितने किसान हो गए जो बैंक से लोन? सिंचाई की सुविधा भी छोटे किसान के नसीब नहीं हुई। बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, ट्यूबवेल कर देते थे, बिजली भी ले लेते थे और बिजली भी मुफ्त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था। छोटे किसान के लिए तो सिंचाई के भी लिए दिक्कत थी, वो तो कभी ट्यूबवेल लगा ही नहीं सकता था, कभी कभी तो उसको बड़े किसान से पानी खरीदना पड़ता था और जो दाम मांगे वो दाम देना पड़ता था। यूरिया, बड़े किसान को यूरिया प्राप्त करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। छोटा किसान को रात रात लाइन में खड़े रहना पड़ता था, उस पर डंडे चलते थे और कभी कभी तो बेचारा यूरिया के बिना घर वापस लौट जाता था। ये हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं। 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किए। हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके, और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया। और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए
ये छोटी रकम नहीं है। 90,000 करोड़ रुपए उसके क्लेम किसानों को मिले। कर्ज माफी से भी आंकड़ा बड़ा हो जाता। किसान बिल पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है। कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है। और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि भाई मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुट स्टॉप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा, चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था, और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहाँ जो विरोध में दल है, उनकी भी जहाँ सरकारें हैं, वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे काम। पीएम मोदी की बातों से साफ लगता है कि किसान बिल पर सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि सरकार ने अब भी बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, IBN भारत। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है।
करीब 15 लोग काल के गाल में समा चुके हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ यूपी सरकार भी सतर्क है कि गंगा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा ना हो। एक रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में बीते दिनों कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ, जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इस हादसे में नुकसान हुआ। अभी तक कुल 15 शव मिल चुके हैं, जबकि 100 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना तक अब रेस्क्यू में जुटी हुई है और राज्य केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। चमोली के पास रैनी गांव में अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। यहां पर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तबाह हुआ है, जहां कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। तपोवन में मौजूद टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी समेत अन्य एजेंसियां लगातार काम में जुटी हुई हैं। पूरी टनल करीब 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन अभी 200 मीटर के आसपास ही रास्ता साफ हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी आईटीबीपी की टीम के मुताबिक एक सुरंग में करीब 30 लोग फंसे हैं। 300 जवानों को टनल साफ करने में लगाया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 170 लोग लापता हैं। बीते दिन 12 लोग जो बचाए गए हैं वो एक दूसरी टनल थी। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी को देखते हुए यूपी में गंगा किनारे स्थित 11 मंडलों और 27 जिलों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इन जिलों के डीएम और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की इस त्रासदी पर यूपी भी अलर्ट पर है। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों और गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। जल शक्ति भी अलर्ट पर है। इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में गंगा नदी के तट पर बाढ़ की स्थिति न आने पाए, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नजर रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है, उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा SDRF, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर वो पूरी निगाह रखे हुए हैं। कुदरत के कहर से बचाव के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सबको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। स्पेशल डेस्क। प्रशासनिक अधिकारियों की बदजुबानी और लापरवाही से तंग आकर बीएसपी के एक नेता ने जान दे दी। मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। तो नौकरशाही ने एक और जान ले ली। लापरवाही और बदजुबान अधिकारियों से तंग आकर बीएसपी के एक नेता ने अपनी जान दे दी। सहसवान तहसील क्षेत्र के रहने वाले बसपा नेता हरवीर सिंह ने तहसील परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बीएसपी नेता ने 2 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है और पूरे मामले के लिए एसडीएम और रजिस्ट्रार कानूनगो को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों ने दोनों आरोपी और अधिकारियों को सजा दिलाने की गुहार भी लगाई है।
हमारे भाई ज़मीन के पट्टे का रफड़ा था, ज़मीन का पट्टा हुआ था हमारा सन 2006 में। उसके लिए उसकी संक्रमणी कराने के लिए हमारे भाई तहसील गए थे। फाइल तहसीलदार से लेकर के एसडीएम साहब के पास पहुँचे। उन्होंने 50,000 रुपया मांगा। 50,000 रुपया मांगने के बाद में फिर कहा तो उन्हें टाइम दे दिया। फिर आज गए, मतलब आज गए तो वहाँ पहुँचे, फिर एसडीएम साहब ने अपशब्द बोले और चमट्टा कहा, क्योंकि साले चला जा यहाँ से, नहीं जूते मारूंगा और नहीं बंद करा दूंगा, अभी नहीं करूंगा और तू कर पाए कर ले। उन चीज़ों से प्रताड़ित होकर के हमारे भाई ने तहसील में ही जहर खा लिया और मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई की मतलब एसडीएम साहब के नाम दर्ज रिपोर्ट की जाए। फिलहाल इस घटना पर सरकार ने एक्शन लेते हुए कानूनगो को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नौकरशाही निर्कुंज होती जा रही है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।